गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर शुभम फ्रॉम IMS BHU अपने इस यूट्यूब चैनल ट्राइएस क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग का जो टॉपिक है, जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो पहले हम अपने चैप्टर को डिराइव करते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है और इट्स एप्लीकेशन क्या होता है। तो बायोटेक्नोलॉजी इज एन इंटीग्रेटेड ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटेड ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म पे टेक्नोलॉजी का यूज करके हम लोग क्या लेते हैं? प्रोडक्ट और सर्विसेज। और वो प्रोडक्ट का क्या क्या यूजेज है, दैट इज कॉल्ड इट्स एप्लीकेशन। तो हम लोग देखते हैं अपने स्लाइड पे। द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड थेरेपेटिक्स। थेरेपेटिक्स मतलब कि ट्रीटमेंट के लिए। और द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी यूज फॉर डायग्नोस्टिक, यानी उसका डायग्नोसिस के लिए, जैसे एलाइजा टेस्टेस के लिए। फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, GMO, जिसको आगे हम लोग डिटेल में देखेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्रॉप। और एंड इट्स यूज फॉर एग्रीकल्चर। प्रोसीड फूड, प्रोसीड फूड आजकल जो जमाना है हम लोगों का पिज्जा बर्गर का है, तो जो हम प्रोसीड फूड में भी बायोटेक्नोलॉजी को यूज करते हैं और बायो रिमेडिएशन के लिए भी यूज करते हैं। और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और सीवेज ट्रीटमेंट के लिए भी हम बायोटेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी दो प्रकार की होती है। एक जो बायोटेक्नोलॉजी होती है दैट इज कॉल्ड न्यू बायोटेक्नोलॉजी, और दूसरी जो बायोटेक्नोलॉजी होती है वो ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी होती है। ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी से हम लोग क्या करते हैं? फूड आर्टिकल्स को प्रिपेयर करने में मदद करते हैं। और जो न्यू बायोटेक्नोलॉजी होता है उसको हम लोग मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। उससे हम लोग देखते हैं कि कैसे, जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम हुआ, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी हुआ, तो वैक्सीन का ट्रायल हुआ, तो दैट ऑल बायोटेक्नोलॉजी आर यूज, दैट इज कॉल्ड न्यू बायोटेक्नोलॉजी। एंड न्यू बायोटेक्नोलॉजी इज ऑल्सो कॉल्ड एज मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। अब जो दूसरा स्लाइड है उसमें हम ये देखते हैं कि कौन से एरिया है, कौन से एरिया है जहां पे बायोटेक्नोलॉजी का रिसर्च चल रहा है। ठीक है, तो तीन चीज हम लोग देखते हैं जहां पे बायोटेक्नोलॉजी का पहले हम एक कोड बना लेते हैं बच्चों। COD करके। C फॉर बेस्ट कैटलिस्ट, O फॉर ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड D फॉर डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। अच्छा, ये बताइए आप लोग के लिए, बेस्ट कैटलिस्ट के लिए, हमारा जो बेस्ट कैटलिस्ट है उसके लिए बेस्ट ऑर्गेनिज्म, बेस्ट पहले ऑर्गेनिज्म से पहले बेस्ट एंजाइम होना चाहिए। और ये बेस्ट एंजाइम हमें बेस्ट ऑर्गेनिज्म से मिलेगा। और उस ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। यानी जो पहला बेस्ट कैटलिस्ट है वो प्रूफ करता है जेनेटिक इंजीनियरिंग को। दूसरा चीज है क्रिएटिंग ऑप्टिमम कंडीशन थ्रू इंजीनियरिंग फॉर ए कैटलिस्ट, दैट इज कॉल्ड बायोप्रोसेसिंग। और फिर उसके बाद लास्ट में आता है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। ठीक है, अब हम देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी का, बायोटेक्नोलॉजी का क्या यूजेस है। बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, तो तीन चीज दिया हुआ है आपकी स्लाइड में। पहला जो दिया है दैट इज कॉल्ड एग्रो बेस्ड एग्रीकल्चर, दूसरा ऑर्गेनिक, तीसरा जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। ठीक है, जो एग्रो बेस्ड एग्रीकल्चर था उसमें हम यूज करते थे यूज ऑफ पेस्टिसाइड, हम वहां पे यूज करते थे पेस्टिसाइड का। और सेकेंड बात हम यूज करते थे यूज ऑफ हर्बिसाइड, हम हर्बिसाइड का भी यूज करते थे। एंड यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड। तो ये सब चीजों का हम यूज करते थे एग्रो बेस्ड एग्रीकल्चर में।
जिससे एक प्रॉफिट होता था। जो हमारी प्रोडक्टिविटी है, जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती थी। हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती थी, बट प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती थी पर ये लीड करता था पोल्यूशन, और पोल्यूशन लीड टू डिजीज, दैट इज कॉल्ड कैंसर। तो ग्रीन रेवोल्यूशन का अगर मेन रीजन हम लोग देखते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन का मेन रीजन कौन है? एग्रो बेस्ड एग्रीकल्चर। ग्रीन रेवोल्यूशन का मेन रीजन अगर हम लोग देखते हैं, दैट इज कॉल्ड एग्रो बेस्ड एग्रीकल्चर। दूसरी जो एग्रीकल्चर है, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक फार्मिंग भी बोलते हैं। इसमें हम कोई भी पेस्टिसाइड का यूज नहीं करेंगे। यूज ऑफ पेस्टिसाइड नहीं होगा, ना तो हर्बिसाइड का यूज होगा, ना तो इंसेक्टिसाइड का यूज होगा। तो जिससे क्या होगा? पोल्यूशन फ्री हो जाएंगे हम लोग। हम लोग पोल्यूशन फ्री हो गए, पर जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। हमारी प्रोडक्टिविटी क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। तो अब जो हम लोग पहले गांव में खेती देखते हैं, जो गांव में खेती होती है वो एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर होता है, जिसमें भारी यूज में यूज ऑफ पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड का यूज करके हम प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कराने का कोशिश करते हैं। अब हमारा जो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाता है तो इट विल लीड टू पोल्यूशन, और पोल्यूशन में एक डिजीज को कॉमन होता है उसमें, दैट इज कॉल्ड कैंसर। और ऑर्गेनिक फार्मिंग में हमने क्या किया? यूज ऑफ पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड नहीं किया, जिसके कारण पोल्यूशन नहीं हुआ, पर उसका ड्रॉबैक क्या हुआ? हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या हो गई? कम हो गई। ठीक है। तो तीसरा जो एग्रीकल्चर होगा, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग। तीसरी जो चीज है, दैट इज कॉल्ड जेनेटिकली इंजीनियरिंग क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। इसमें हम ऐसा प्लांट ले जो क्या रहे बेटा? पेस्ट रेजिस्टेंस रहे, इंसेक्ट रेजिस्टेंस रहे, और हर्बिसाइड रेजिस्टेंस रहे ना। तो इसका फायदा क्या होगा कि हमें बाहर से पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड नहीं डालना पड़ेगा। तो एक तो क्या हुआ, जब बाहर से ये सब चीजों का यूज नहीं होगा, तो पोल्यूशन नहीं होगा, और पोल्यूशन नहीं होगा तो डिजीज नहीं होगा, और अगर ये सब रेजिस्टेंस है तो क्रॉप की जो प्रोडक्टिविटी है, बाहर से ना कुछ देने पे भी क्रॉप की जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। और उसके बाद जो अगली बात है, दैट इज कॉल्ड जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो हम देखते हैं प्लांट, बैक्टीरिया, फंजाई, एनिमल, उसके जीन्स को हम अल्टर करते हैं। अब जब हम उसके जीन्स को अल्टर करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक और नाम देखते हैं, दैट इज कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। इसको हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट भी बोलते हैं। इसका हम लोग एक कोड बनाते हैं, TRPEN। T for tolerate, R for reduce chemical pesticide, and P for post harvest loss, E for efficiency of mineral, and N for nutritional value of food। तो हम लोग देखते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होता क्या है। कोई भी प्लांट हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे फंजाई हो, चाहे एनिमल हो, उसके जीन्स को हम क्या करें? अल्टर कर दें, मैनिपुलेट कर दें, दैट इज कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म।
इसका हम एक नाम और देखते हैं, दैट इज कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। अब हम टी देखते हैं, टॉलरेट टू एबायोटिक स्ट्रेस। ऐसा क्रॉप हो जो कोई भी एबायोटिक स्ट्रेस हो तो टॉलरेट कर जाए, जैसे बहुत ज्यादा ठंडी में, बहुत ज्यादा गर्मी में ये टॉलरेट कर जाए। दूसरा है रिड्यूस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड। ये केमिकल पेस्टिसाइड को ज्यादा यूज ना करो तुम उसमें, क्योंकि ऑलरेडी ये क्या है, रेजिस्टेंस करे, पेस्ट को क्या करे, रेजिस्टेंस करे, तो बाहर से तुम्हें केमिकल यूज करने का जरूरत नहीं है। तीसरा बात क्या बेटा, पोस्ट हार्वेस्टेड लॉस। जैसे गेहूं की खेती होती है, तो जब गेहूं की कटाई होती है तो उसके बाल जो होते हैं वो बहुत ही पतले होते हैं, और जब उनके बाल बहुत पतले होते हैं तो जो हमारा गेहूं है उसका लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है। पर जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है तो उसके बाल जो होंगे वो बहुत मजबूत होंगे, और जब गेहूं के बाल बहुत मजबूत होंगे तो उस केस में वो रिड्यूस नहीं हो पाएगा। पोस्ट हार्वेस्टेड लॉस को हम लोग क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। और अगर कहीं पे वो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है, कहीं पे भी अगर बच्चों जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है तो हम क्या कर सकते हैं, अगर वहां पे सॉइल है और सॉइल में ऑलरेडी बहुत मिनरल्स नहीं है, उन बहुत मिनरल नहीं है सॉइल के पास, तो भी वो यूटिलाइज कर सकता है। ठीक है, लास्ट क्या है, न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड। न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड रिच हो जाए। ठीक है, तो इसका हम लोग कोड बना लिए, TRPEN, टर्पेन। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं बच्चों अपने लेक्चर में। एक बैक्टीरिया होता है, उस बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस थ्रूजेनेसिस। इसको हम लोग बीटी बोलते हैं। ठीक है, अब ये बताइए, इसका हम लोग डीएनए लेते हैं। ठीक है, जब हमने इसका डीएनए लिया तो इस डीएनए के पास एक जीन प्रेजेंट है, उस जीन का नाम क्राई जीन है। और यहां पे जो क्राई लेंगे, सी लेंगे, वो छोटा वाला सी लेंगे, तो जैसा डीएनए होगा वैसा मैसेंजर आरएनए होगा। जैसा डीएनए होगा वैसा मैसेंजर आरएनए होगा, और जैसा मैसेंजर आरएनए होगा वैसी प्रोटीन होगी। और यहां पे जो प्रोटीन बनती है दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल प्रोटीन। ठीक है, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल प्रोटीन। और जो यहां पे सी होगा वो बड़ा वाला होगा। ये जो होती है वो इनएक्टिव होती है, और जो इनएक्टिव होती है उसको हम लोग बोलते हैं बेटा प्रोटॉक्सिन। अगर इस प्रोटॉक्सिन को कोई भी इंसेक्ट लेता है, कोई भी कहने का मतलब है स्पेसिफिक, जो तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया है, आर्मी वॉर्म, बर्ड वॉर्म, बीटल्स करके दिया है, वो स्पेसिफिक वो लोग लेते हैं, क्योंकि ये स्पेसिफिक इन नेचर है पहली बार। तो उनके ये मिडगट में जाता है, और मिडगट पे एक मीडियम होता है, और उस मीडियम को हम लोग बोलते हैं एल्कलाइन मीडियम। और उस मिडगट में ये जाएगा, और उस मिडगट के पास जो मीडियम होगा एल्कलाइन, वो इस प्रोटॉक्सिन को एक्टिवेट कर देगा। और ये टॉक्सिन क्या करेगा बेटा, वहां पे स्वेलिंग करेगा, लिसिस करेगा, और फिर उस पर्टिकुलर इंसेक्ट स्पेसिफिक को क्या करेगा, डेथ कर देगा, मार देगा। मैंने क्या बोला, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम बैसिलस थ्यूरिजिनेसिस है,
उसके पास एक जीन प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड क्राइजीन। क्राइजीन के पास एक आरएनए प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए से वैसी प्रोटीन, क्रिस्टल प्रोटीन बनाएगा, बड़ा वाला सी, दैट इज कॉल्ड इनएक्टिव, जिसको हम लोग प्रोटॉक्सिन बोलते हैं। उस प्रोटॉक्सिन को कोई भी जो स्पेसिफिक दिया है एनसीईआरटी में, आर्मी वर्म, बर्ड वर्म, कोई भी स्पेसिफिक इंसेक्ट जो उसका है वो लेता है, तो उसके मिडगट में अल्कलाइन मीडियम होता है, तो वो वहां पे क्या होती है, एक्टिव हो जाती है, और एक्टिव होने की वजह से वो क्या करेगा, उस इंसेक्ट का लीड टू डेथ कर देगा, स्वेलिंग कराएगा, लिसिस कराएगा, और उसके सेल्स को तोड़ देगा पूरा, और इट विल लीड टू डेथ। ठीक है, तो कुछ टॉक्सिन का कोड दिया हुआ है। The toxin is encoded by cryzine and which are insect group specific. Cry first AC and cry second AB control bollworm. Cry first AB control corn warrior. Cry third AB control potato beetle and cry third B control corn rootworm. तो इसका कुछ कोड दिया है जो को आपको याद करना पड़ेगा। अब हम लोग देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी का क्या रोल्स होता है इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। तो 3 रिकॉम्बिनेंट थेरेपिट्स बनाया गया है और हैज बीन अप्रूव्ड फॉर ह्यूमन यूज फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं, पहला इसमें दिया है जो एग्जांपल, दैट इज कॉल्ड डायबिटीज मेलाइटस का। आज हम लोग डायबिटीज मेलाइटस के बारे में देखते हैं बच्चों। हम खाते हैं फूड, और उस फूड का होता है डाइजेशन। हमने लिया फूड और उस फूड का क्या हुआ, डाइजेशन, और उसी फूड का क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो हमने लिया स्टार्च, और जो हमारा स्टार्च है वो चेंज हो गया ग्लूकोज में। ठीक है, और ग्लूकोज का क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन। तो जब ग्लूकोज हमारे ब्लड में आता है, दैट इज कॉल्ड ब्लड वेसल, और ब्लड वेसल के अंदर है ब्लड। तो खाना खाने के बाद में हमारा जो ग्लूकोज लेवल है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है। अब यहां से ग्लूकोज को निकालने वाला काम चैनल्स का होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा GLUT4। इसको चैनल भी बोलते हैं, हम इसे रिसेप्टर भी बोल सकते हैं। हम इसे चैनल भी बोलते हैं और या हम इसे रिसेप्टर भी बोल देते हैं। ये जो GLUT4 है ये क्या करेगा, ये GLUT4 इसको लीवर में देगा, ग्लूकोज को लीवर के पास लाएगा, और दूसरा या फिर इसको टिश्यू के पास देगा ग्लूकोज को, तो उससे टिश्यू क्या करेगा, रेस्पिरेशन कराने में मदद करेगा। अगर लीवर के पास हुआ तो वो क्या करेगा बेटा, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म कराएगा। और इन दोनों को, GLUT4 को जो सपोर्ट करता है, दैट हार्मोन इज कॉल्ड इंसुलिन। इसको जो सपोर्ट करेगा दैट इज कॉल्ड इंसुलिन। और इंसुलिन हमारा आता है पैनक्रियास से, पैनक्रियास के बीटा सेल से। कौन आएगा बेटा, इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन कहां से आया, बीटा सेल से। अगर ये इंसुलिन बेकार हो चुका है, डैमेज हो गया किसी वजह से,
तो ये रिसेप्टर भी डैमेज हो जाएगा, और जब ये रिसेप्टर डैमेज हो जाएगा तो लगातार ग्लूकोज का लेवल बढ़ता जाएगा, ग्लूकोज का लेवल क्या होगा, बढ़ता ही जाएगा। और जब लगातार ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा तो इस बात को हम लोग बोलते हैं हाइपरग्लाइसेमिया। इस बात को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपरग्लाइसेमिया। फिर क्या होता है, जो ग्लूकोज है वो पास होता है हमारे यूरिन से, और इस डिजीज को हम लोग बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस, जिसको हम लोग शॉर्ट में डीएम भी बोलते हैं। तो डायबिटीज मेलाइटस दो प्रकार का होता है, एक फर्स्ट होता है, एक सेकंड होता है। फर्स्ट इज कॉल्ड जुवेनाइल फेज एंड सेकंड इज कॉल्ड एडल्ट फेज। ये हुआ हमारा पूरी तरीके से डायबिटीज मेलाइटस क्या होता है। अब देखते हैं इस डायबिटीज मेलाइटस को कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है इन द रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। देखिए, जो पहले के टाइम जो अंग्रेज लोग थे वो जाते थे स्लैटर हाउस में, और जब स्लैटर हाउस में जाते थे तो वहां पे दो मीट होता था, एक बीफ एक पॉर्क, एक गाय का मीट एक पिग का मीट, ठीक है, उसको बीफ बोलते और पॉर्क बोलते, ठीक है। वहां से उनके पैनक्रियास से ये इंसुलिन को निकाल रहे थे, और उस इंसुलिन को मैमल के में इंजेक्ट कर रहे थे, ठीक है। बट उसका ड्रॉबैक क्या था, ये तो फायदा कर रहा था इंसुलिन के केस में, बट इट विल परफॉर्म द एलर्जिक रिएक्शन। ये क्या परफॉर्म करा रहा था बच्चों, एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो इंसुलिन होता है वो दो चेन हुआ, ए एंड बी, और ए एंड बी को जो लिंक करने वाला चेन दैट इज कॉल्ड सी चेन, बट इट इज नॉट एक्टिव, सो इट इज कॉल्ड प्रो इंसुलिन, ठीक है। तो इसमें यूज हुआ जो बैक्टीरिया यूज हुआ दैट इज कॉल्ड ई कोलाई, और जो वेक्टर यूज हुआ दैट इज कॉल्ड प्लाज्मिड वेक्टर, ठीक है। तो एक कंपनी आती है बेटा 1983 में, ई लिली अमेरिकन कंपनी, वो दो चैन को परफॉर्म कराती है, ए और बी चैन, और ए एंड बी चैन को लिंक करता बाय ए बॉन्ड दैट इज कॉल्ड डाइसल्फाइड बॉन्ड, एंड सी चैन इज नॉट यूज फॉर मैचुरेशन। सी चैन को मैचुरेशन के समय यूज नहीं होता है, ठीक है। हम लोग देखते हैं बेटा जीन थेरेपी, अगला टॉपिक जो एनसीईआरटी ने पढ़ाया हुआ है दैट इज कॉल्ड जीन थेरेपी। तो एक हमारे पास कॉन्सेप्ट है, और वो कॉन्सेप्ट ये कहता है जैसा डीएनए होता है वैसा होता है मैसेंजर आरएनए, और जैसा मैसेंजर आरएनए वैसी होती है प्रोटीन, और जैसा प्रोटीन वैसा होगा रिएक्शन, ठीक है। तो एक रिएक्शन है बेटा तुम्हारा लिम्फोब्लास्ट से लिम्फोसाइट बनाना, लिम्फोब्लास्ट से हमें लिम्फोसाइट बनाना है, ठीक है। और उस रिएक्शन के लिए हमें जरूरत पड़ेगी एंजाइम की, ठीक है। तो एंजाइम का नाम एडेनोसाइन डीमाइनेज,
ये एंजाइम का नाम है, ठीक है। और इस लिम्फोसाइट में दो, एक बी सेल एक टी सेल, ठीक है, बी और टी, ठीक है। तो अगर बेटा ये बताओ, अगर इस एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है, इस एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है तो ये रिएक्शन नहीं होगा ना, ये रिएक्शन नहीं होगा। और जब ये रिएक्शन नहीं होगा तो ये इम्यूनिटी नहीं बनेगा, और जब ये इम्यूनिटी नहीं बनेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं SCID, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। हम लोग क्या बोलते हैं? सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, जो कि एड्स से भी बुरा होता है, एड्स से भी पहले इसका डेथ होने का चांस होता है, ये बहुत ही बुरा होता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। और उसमें क्या होता है, विद द absence of an enzyme that is called adenosine deaminase, it does not perform the reaction। और ये रिएक्शन क्यों नहीं हो रहा है? कि वहां पे एंजाइम नहीं है। और वहां पे एंजाइम क्यों नहीं है? अच्छी प्रोटीन नहीं है। अच्छा प्रोटीन नहीं क्योंकि आरएनए बेकार है, आरएनए बेकार है यानी उसका जीन बेकार है। तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी बच्चों? जीन थेरेपी की। तो इस सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी का जो ट्रीटमेंट हम दो तरीके से पहले कर रहे थे, हम दे रहे थे एंजाइम दे रहे थे, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी करा रहे थे। पर हम पॉसिबल है कितना एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी कराएंगे? एक बार एक केस ऐसा होगा कि बार बार एंजाइम इंजेक्ट करने से इट विल लीड टू इन्फेक्शन, एंड इन्फेक्शन ऑलवेज लीड टू डेथ। अगर बहुत ज्यादा इन्फेक्शन बार बार हम करा रहे हैं तो ये डेथ हो सकता है। और दूसरा हम करा रहे थे बेटा बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। हम बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन तो करवा रहे थे, बट उससे क्या हो रहा था कि हर बोन तो बोन मैरो को प्रोड्यूस नहीं करेगा, ओनली लॉन्ग बोन प्रोड्यूस द बोन मैरो। और जिसका रिजल्ट हम लोग देख रहे थे कि जो बोन होगा वो वीक हो जाएगा। तो दोनों परमानेंट इलाज नहीं है जीन को करेक्ट करने का। तो जीन इज करेक्टेड बाय ए थेरेपी दैट इज कॉल्ड जीन थेरेपी। तो हम लोग देखते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव जीन। हमने क्या किया? रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव जीन by a normal function gene to correct a specific disorder that is called gene therapy, ठीक है। and gene therapy play an important role in treatment of genetic disease, and the first successfully gene therapy was performed by 4-year-old girl by W. French Anderson and his associated in USA in 1990 to treat in inherited disease that is called severe combined immunodeficiency by a enzyme, and that enzyme is called ADA, adenosine deaminase deficiency, ठीक है। तो ये that topic is called gene therapy। और अब जो अगला लेक्चर होगा वो आगे की चीजों को हम लोग कंटिन्यू करेंगे बच्चों। थैंक यू।